श्रोताओं नमस्कार। आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो अपन बात और मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं, खेती बाड़ी कार्यक्रम के तहत आज हम बात करेंगे मिट्टी की जांच क्यों है जरूरी। श्रोताओं, इस विषय पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं टेलीफोनिक कार्यक्रम के माध्यम से टेरी संस्था दिल्ली की तरफ से डॉक्टर मंदिरा कोचर, जो वर्तमान में सहायक संकाय जैव प्रौद्योगिकी विभाग टेरी संस्था में कार्यरत हैं। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत कार्यक्रम में। मेरी तरफ से सबको नमस्कार। मेरा नाम मंदिरा कोचर है। मैं मिट्टी से जुड़े जितने भी सूक्ष्म जीवी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, इन सब पे काम करती हूँ और पिछले 20-22 सालों से इसी विषय पे काम कर रही हूँ। मोस्टली मैं जैविक उत्पाद बनाने की प्रक्रियाओं पे और नए तरह के जैविक उत्पाद जिनसे हमारी मिट्टी की क्वालिटी इम्प्रूव होती है और हमारी पौधों की पैदावार बढ़ती है, और इन दोनों के सम्मिश्रण से हमारी मिट्टी की जो क्वालिटी और संरचना जो होती है मिट्टी की, वो बेहतर होती जाए। इन सब चीजों पे और इन टॉपिक्स पे मैं काम करती हूँ टेरी में। तो मैम, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि मिट्टी की जांच क्यों जरूरी है। तो नारायण जी, मिट्टी हम सबकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए, अलग अलग चीज को मद्देनजर रखते हुए, इसलिए मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम मिट्टी की जांच करते हैं फिर तो हमारे किसान भाई हैं और हम जैसे साइंटिस्ट लोग भी हैं, हम लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलती है जो वैसे देखने पर शायद ना पता चले। जैसे मिट्टी में कितने पोषक तत्व उपलब्ध हैं, हमारी मिट्टी कितनी उपजाऊ है, की उर्वरता की जानकारी, और ये सब जानकारी इसलिए इम्पोर्टेंट होती है ताकि हमारे किसान भाइयों को अच्छी पैदावार मिल सके। तो मिट्टी की जांच फसल की पैदावार कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसके लिए जरूरी है। साथ ही साथ हम मिट्टी की गुणवत्ता को कैसे बरकरार रख सकते हैं। साथ ही साथ जो आजकल पर्यावरणिक प्रदूषण है या फिर हम बोलते हैं एमिशंस हो रहे हैं कि हमारी मिट्टी में कार्बन कम हो गया है, जिसकी वजह से मिट्टी ज्यादा पोषक नहीं बची है। तो इन सब चीजों के लिए भी मिट्टी की जांच करना बहुत जरूरी है ताकि हम इन चीजों पर रोक लगा सकें। जी, तो मैम, जब बात आती है मिट्टी की जांच की, तो क्या मिट्टी की जांच कराकर हम अपनी खेती को और अच्छा अधिक उपजाऊ बना सकते हैं? हम मिट्टी को जरूर और ज्यादा उपजाऊ बना सकते हैं। इसके अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि पर मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए मिट्टी की जब हम जांच करते हैं तो हमें उससे सबसे पहले पता चलता है कि हमारी मिट्टी में आखिरकार समस्या क्या है। तो जो समस्या पता चलती है उसके बेसिस पे हम समाधान ढूंढते हैं। अब मिट्टी में अगर पोषक तत्व कम हो गए, जैसे नाइट्रोजन कम है या फास्फोरस कम है, तो हम मिट्टी को नाइट्रोजन और फास्फोरस डालकर उपजाऊ ज्यादा बना सकते हैं। तो हम सही उर्वरक का उपयोग करेंगे इस टाइम पे। तो कब हमें इसमें यूरिया डालना है या हमें डीएपी डालना है या पोटाश डालना है, हम उस हिसाब से सोचेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी मैम आपने दी। अगर हम पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें, जब किसान अपनी खेत की मिट्टी की जांच अगर करवाता है तो किस तरीके से खेत से सैंपल लिए जा सकते हैं ताकि हमें मालूम हो कि अगर मैं अपनी खेत की मिट्टी की जांच करा रहा हूं, क्योंकि पहाड़ में सीढ़ीदार खेत हैं और एकदम से ढलान में रहते हैं, तो किस तरीके से सैंपल लिए जा सकते हैं पहाड़ के खेतों में? देखिए, मिट्टी की जांच कराने के लिए सैंपल लेना इतना मुश्किल काम नहीं है, पर सीढ़ीदार खेती होती है ज्यादातर उत्तराखंड में, तो सैंपल अलग अलग खेत के अलग अलग भागों से लेना चाहिए सैंपल। तो एक ही खेत में से मैं कहूँगी, जब फसल बोनी है उससे पहले हम अगर 6 से 10 सैंपल लें एक ही खेत में अलग अलग जगहों से, ऊपरी भाग से, मध्य भाग से और निचले भाग से, सबसे इक्वल हम सैंपल कलेक्ट करेंगे। और सैंपल कलेक्ट करना मिट्टी की जांच के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। सैंपल ट्यूब्स मिलती हैं, उसमें सैंपल डालना होता है खुरपी की मदद से। थोड़ा 1 ग्राम 2 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा 5 ग्राम सैंपल चाहिए होता है, तो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता। और बड़े आराम से सॉइल का जो स्टार्टिंग का भाग होता है 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर, हल्का सा खुरपी से खोद करके
किसान भाई अपने आप इसमें सैंपल डाल सकते हैं। बिल्कुल बहुत सही आपने बताया। अभी हमें रेडियो पे बहुत सारे किसान सुन रहे होंगे और वह जानना चाहते हैं कि हमें कब कब अपने खेतों की मिट्टी की जांच करानी चाहिए, वर्ष में एक बार या फिर फसल लगाने से पहले, किस तरीके से? तो वर्ष में एक बार कराना अच्छा आइडिया जरूर है, पर हर साल करना मेरे हिसाब से मुमकिन नहीं होगा या पॉसिबल भी नहीं होगा, क्योंकि कभी कुछ रीजन की वजह से मिस भी हो जाएगा। तो अगर आप जैसे मान लीजिए इस साल के स्टार्टिंग में, मतलब पहली फसल लगाने से अगर खरीफ से स्टार्ट करते हैं, तो खरीफ से पहले सैंपल ले लें मिट्टी का, उसकी जांच कर लें। फिर जब आप खरीफ का सीजन निकल जाए तो आप एक बार उसके बाद फिर टेस्ट जरूर कर सकते हैं देखने के लिए कि क्या फर्क पड़ा। पर ये 3 या 4 महीने में मिट्टी की जो न्यूट्रिशन होती है, जो न्यूट्रिएंट लेवल होता है मिट्टी में, पोषण का लेवल जो होता है, ये इतना सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होता है। तो उसीलिए हर 3-4 महीने में करने की आवश्यकता नहीं है। साल में एक बार करें। तो उसी खेत में से अगर आप अगले साल एक सैंपल लेंगे या 2 साल बाद एक सैंपल लेंगे और फिर उनका फिर से एनालिसिस करेंगे, तो आपको डिफरेंस दिखेगा, चेंज दिखेगा कि हमारी मिट्टी में कितना पोषण बचा है या बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कार्बन की मात्रा बढ़ी कि नहीं बढ़ी, और नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ी कि नहीं बढ़ी। साथ ही साथ इसमें जो एनालिसिस है, अगर 1 साल के गैप में या 2 साल के गैप में कर रहे हैं, तो सॉइल में जितने भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जैसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं और छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी होते हैं, तो इनका भी जांच साथ साथ करा सकते हैं। और उससे बेनिफिट ये मिलता है क्योंकि जो हम उर्वरक डालेंगे या फर्टिलाइजर डालेंगे, उसके अलावा ये जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं मिट्टी में, ये और बेनिफिट देते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को जड़ों के साथ होल्ड करने के लिए, जैसे न्यूट्रिशन को होल्ड करने के लिए, अच्छा, जो हमारे पास फॉस्फोरस सॉइल में फैला है लेकिन जड़ के पास नहीं पहुंच रहा है, तो ये दूर दूर तक फैल करके वो फॉस्फोरस खींच करके लाते हैं और जड़ों तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ पानी को जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि जड़ के आसपास हमेशा थोड़ा बहुत पानी रहे और जड़ कभी सूखा ना फील करे। यानी कि तरीके अच्छे आ चुके हैं, बस किसान को उस टेक्नोलॉजी को समझना है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। लेकिन एक चीज मैम और आती है, अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं, तो क्या पहाड़ी क्षेत्र की खेती जो योग्य मिट्टी है, उसमें किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं, जिस पर टेरी द्वारा कोई शोध किया हो या फिर वर्तमान में चल रहा हो? तो नारायण जी, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि हम जैसे साइंटिस्ट लोगों के लिए ये चैलेंज रहता है। तो उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव के हिसाब से एक तो पानी को रिटेन करना और मिट्टी में जो पोषण है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस लेवल, इसको सही ऑप्टिमम सीमा में रखना, इसी ऑप्टिमम रेंज में रखना कि मिट्टी हमेशा ही न्यूट्रिशियस रहे प्लांट्स के लिए। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मिट्टी वॉश ऑफ बहुत होती है। स्टेप वाइज जो हमारी सीढ़ीदार खेती है, उसमें पानी ठीक से रहता नहीं है, पानी चला जाता है, साथ साथ न्यूट्रिशन भी चला जाता है। तो अगर फर्टिलाइजर डालते भी हैं तो फर्टिलाइजर का ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, इसलिए ज्यादातर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ही फायदा मिल रहा है सभी को। लेकिन जितने भी जैविक उत्पाद हैं, या जैसे बायो फर्टिलाइजर एक कैटेगरी है जिसमें कि हम मिट्टी से ही निकले हुए बैक्टीरिया और फंजाई यूज करते हैं, इन्हीं को यूज करते हैं और मिट्टी के ही साथ फॉर्मुलेट करते हैं, जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे ह्यूमिक एसिड होता है, ये मिट्टी के लिए काफी इम्पोर्टेंट होते हैं, फॉलिक एसिड होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, इनकी जो मिट्टी में मिलते हैं, इन्हीं के साथ इनको एक मिश्रण बना के, जिसको कि हम फॉर्मुलेशन कहते हैं, ये फॉर्मुलेशन हम अगर मिट्टी में डालें साथ साथ सीढ़ीदार खेती में, और उसके साथ अगर हम 2-3 और चीजें करें, जैसे क्रॉपिंग जो हमारी होती है, जिस तरह से हम अपनी खेती करते हैं, कवर क्रॉप्स भी लगाएं,
अच्छे से लगाएं ताकि हमारे इससे कार्बन का कंटेंट भी बढ़े सॉइल में, तो वो ज्यादातर न्यूट्रिशन सॉइल में बचाते रख पाएंगे। ये जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं ये न्यूट्रिशन को सॉइल में ट्रैप करने में, ताकि रूट को ज्यादा से ज्यादा, जड़ को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन मिले, तो ये दूर तक फैल करके अपना एक नेटवर्क बनाते हैं मिट्टी में, और उस वजह से ये ज्यादातर न्यूट्रिशन जड़ को दे पाते हैं। तो अभी तक जहाँ तक मैं समझ रही हूँ उत्तराखंड में बहुत ज्यादा इसका प्रयोग नहीं होता है, पर बायो फर्टिलाइजर जिनका भी कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं है मिट्टी को भी और खेती को भी। तो अगर बायो फर्टिलाइजर और थोड़ी सी हम क्रॉपिंग स्ट्रैटेजी को देखें, तो अगर हम इन दोनों का मिश्रण करेंगे तो हमारे को काफी फायदा मिल सकता है उत्तराखंड में। तो उसके लिए हम कुछ क्रॉप उस हिसाब से उगाएं कि अगर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा यूज हुआ है हमारा खरीफ साइकिल में, तो हम नेक्स्ट क्रॉप को उस हिसाब से चूज करें जो थोड़ा सा नाइट्रोजन पे लाइट क्रॉप हो। ऐसे करके अगर हम किसान को समझाएंगे तो जरूर किसान को साइड बाय साइड बायो फर्टिलाइजर अगर वो यूज करेंगे अपने खेती में, तो ना कि बेनिफिट मिलेगा कि पैदावार अच्छी होगी, बस साइड बाय साइड उनको इतने ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब ये ऑर्गेनिज्म जो है सूक्ष्म जीवाणु पानी को भी जोड़ के रखते हैं जड़ के साथ, तो अगर किसी टाइम बारिश नहीं हुई या बारिश डिले हो गई उसकी वजह से फसल से नुकसान नहीं होगा। जी। तो मैम बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, क्योंकि अंततः तो बात यही आती है कि हम अपनी खेती को उपजाऊ बनाएं, अच्छा बनाएं। तो क्या इसके अलावा भी कोई तौर तरीके हैं जिससे हम अपनी खेती की मिट्टी को और अधिक उपजाऊ बना सकते हैं? देखिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हम नेचर को यूज करेंगे मिट्टी के साथ, तो नेचर का सपोर्ट अगर हम लेंगे, तो एक बात मैंने आपको बताई कि हम बायो फर्टिलाइजर का यूज करें, पर उसके अलावा जैसे हम खाद का प्रयोग करें और खरपतवार का नियंत्रण में यूज करें, जुताई ज्यादा ना करें, ऐसी अगर हम कुछ स्ट्रैटेजी यूज करें, हम मल्चिंग कर सकते हैं। ये आई एम श्योर यूज भी करते होंगे किसान भाई। जब एक साथ यूज होंगी चीजें, 3-4 अलग किस्म की स्ट्रैटेजीज अगर किसान एक साथ यूज करेंगे तो उनको बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो मैम बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर ली, लेकिन अंत में इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि मिट्टी की जांच जैसा विषय लोगों के व्यवहार में शामिल हो रहा है? देखिए, जितना आज हमारा किसान जानकार है, हम जरूर लैब में काम करते हैं और हम किसानों के लिए सोल्यूशन बनाते हैं ताकि उनके लिए थोड़ी मेहनत कम हो लेकिन उनको फायदा ज्यादा मिले। लेकिन सबसे ज्यादा नॉलेजेबल हमारा किसान है। हमारे किसान भाई जो हैं वो जानते हैं मिट्टी की इम्पोर्टेंस क्या है, और अगर मिट्टी अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, चाहे मिट्टी की हो चाहे हमारी क्रॉप की हो, वो ज्यादा अच्छी रहेगी। हमारे किसानों को ज्यादा पैसा मिलेगा और उनकी पोजीशन भी इम्प्रूव होगी। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लेकिन हमें ज्यादा अवेयर करना चाहिए अपने किसानों को कि वो क्या क्या नई तरीके यूज कर सकते हैं। अगर वो अभी बायो फर्टिलाइजर नहीं यूज कर रहे, सिर्फ केमिकल उर्वरक यूज कर रहे हैं, तो हमें उनको बताना चाहिए कि ये बायो फर्टिलाइजर बहुत अच्छे हैं, हमें उन्हें देने चाहिए बायो फर्टिलाइजर यूज करने के लिए। तो आजकल हमारी जो सरकार है वो भी प्रमोट कर रही है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, और नेचुरल फार्मिंग की तरफ बहुत हमारा फोकस है सरकार का भी। तो अगर हम ये जो जैविक तरीके हैं सब चीजों को एक साथ लेके चलेंगे तो आई एम श्योर हमारे फार्मर्स बहुत आगे अपने सोल्यूशंस खुद ही बता लेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा नॉलेज तो उन्हीं को है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी एक छोटे से नोटिस में दी, और उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम को सुनने के पश्चात हमारे श्रोता जरूर मिट्टी की जांच जैसे विषय को थोड़ा सा अपने व्यवहार में शामिल करेंगे, और अगर वाकई चाहते हैं कि उनकी खेती मजबूत हो, टिकाऊ हो, तो उसके लिए शायद ये उनके लिए एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नारायण जी। और मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि किसान भाई या बहन
किसी तरह का सपोर्ट चाहें, कुछ इंफॉर्मेशन चाहें, कुछ समझना चाहें, तो टेरी एक ऐसी संस्था है जो कि हमेशा, जिसके डोर हमेशा खुले हैं आप लोगों के लिए, ताकि हम लोग आपको समझा सके और नए नए तरीके बता सके। तो प्लीज आप हमारे पास आइए अपनी कोई प्रॉब्लम लेके, तो हम उसका सोल्यूशन निकालने में जरूर आपकी हेल्प करेंगे।